हेलो भाई लोग, कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर वेरी गुड एंड हैप्पी. सो व्हाट्स द एजेंडा ऑफ टुडेज वीडियो? टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फिगर ऑफ स्पीच पार्ट 2. जैसे कि आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि आपके फिगर ऑफ स्पीच से 2 से 3 क्वेश्चंस हर एग्जाम में आते ही आते हैं. पैटर्न कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, बस एग्जाम जो पहले ऑफलाइन होता था अब ऑनलाइन हो गया है. तो आप विश्वास करो कि जितना मैं आपको करवा रहा हूँ, अगर आप उतना कर जाओ तो आपके इंग्लिश में 30 में मिनिमम भी तो 25 नंबर आप लेके आओगे ही. मैं आपको टॉपिक वाइज टॉपिक, चैप्टर वाइज चैप्टर करवा रहा हूँ. एक एक चीज़ प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्वेश्चंस कैसे आपको सॉल्व करना है. मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा, क्योंकि आप कितना भी पढ़ लो कोई फ़ायदा नहीं है, आप पास नहीं कर पाओगे. आपके पास पास करने का एक ही तरीका है. प्रीवियस ईयर के 5 ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करो एंड दैट्स इट, यू विल बी इन. ओके. जैसे ही आप पढ़ने जाते हो, आप वहाँ गलत डायरेक्शन आपने पकड़ लिया. पढ़ के कोई सीटेट पास नहीं कर सकता है. उसको प्रैक्टिस चाहिए, सिर्फ प्रैक्टिस. सीटेट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस. ओके. तो मैंने आपके लिए टॉपिक्स चूज किए हैं, क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है. तो जितना मैं आपको करवा रहा हूँ, अगर आप उतना करके जाओ तो आप इंग्लिश में 30 में 25 आएंगे मिनिमम, भी तो मिनिमम बता रहा हूँ. ठीक है. और बाकी सब्जेक्ट्स आपके, एक मैथ आता मैम करवा रही हैं, बाकी सब मैं आपका करवाऊँगा ही. और मैम भी आगे जो सब्जेक्ट उनका होगा वो करवाएंगी. तो आपका फिगर ऑफ स्पीच पार्ट 1 हो गया है. आई होप कि आप लोगों ने देख लिया होगा. अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो भी देख देख लेना, क्योंकि वो बहुत ही यूजफुल है. मैं ये सारे जो टॉपिक्स आपको करवा रहा हूँ ना फिगर ऑफ स्पीच का, ये सारे के सारे टॉपिक जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं आपसे सीटेट के, और यही क्वेश्चन घुमा फिरा के फिर इस साल भी पूछे जाएंगे. ठीक है. तो बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं. तो आज का जो पहला टॉपिक है हमारा, एसोनेंस. एसोनेंस क्या होता है? अच्छा, आपने कोई सेंटेंस बोला या कोई सेंटेंस आपको लिखा हुआ दिखा, या आपने कोई सेंटेंस पढ़ा, उसमें देखना कि एक ही सेंटेंस में बार बार हर वर्ड में, एक सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस में ग्रुप ऑफ वर्ड्स. एक सेंटेंस में बहुत सारे वर्ड्स होंगे. जैसे यहाँ एग्जांपल देखो, ही क्लैप्स हिज हैंड एंड स्टैम्प्स हिज फीट. एग्जांपल है. इस एग्जांपल को देखना. एक सेकंड, मैं पेन बंद नहीं कर रहा, रुक जाओ. हाँ, ही क्लैप्स, ये एग्जांपल आप नोटिस करो. ही क्लैप्स हिज हैंड्स एंड स्टैम्प्स हिज फीट, है ना. इसमें क्या है? क्लैप, हैंड्स, स्टैम्प, फीट. 3 वर्ड्स हैं. तीनों में क्या है? बार बार जो है वॉवल वर्ड यूज हो रहा है. कौन सा वॉवल है? ये देखो यहाँ पे ए यूज हो रहा है. क्लैप्स, हैंड्स में भी ए आ रहा है, एंड में भी ए आ रहा है, स्टैम्प्स में भी ए आ रहा है. बार बार एक ही सेंटेंस में अलग अलग वर्ड्स में एक ही वॉवेल, सेम वॉवेल बार बार रिपीट हो रहा है. ये क्या है? इसी को हम लोग एसोनेंस कहेंगे. मीन्स कि जब एक सेंटेंस में हर एक वर्ड में सेम वॉवेल बार बार यूज हो, रिपीटेडली यूज हो, तो उसको हम लोग एसोनेंस कह देते हैं. अगला एग्जांपल देखो, द रेन इन स्पेन. रेन स्पेन सिमिलर साउंड कर रहा है. फॉल्स मेनली ऑन द प्लेन. ये क्या है? रेन में भी ए, स्पेन में भी ए, मेनली में भी ए, और ए आई दोनों है. सॉरी, रेन में भी ए आई आ रहा है, स्पेन में भी ए आई आ रहा है, मेनली में भी ए आई आ रहा है, और प्लेन में भी ए आई आ रहा है. मीन्स सिमिलर वॉवल यूज हो रहा है एक ही सेंटेंस में, हर एक वर्ड्स में. ये है आपका एसोनेंस. माइक बाइक्स, सॉरी, माइक्स बाइक हैज ब्राइट वाइट स्ट्राइप. देखना, माइक्स में भी आई, बाइक में भी आई, ब्राइट में भी आई, वाइट में भी आई, स्ट्राइप में भी आई. सब में सिमिलर वॉवल यूज हो रहा है, तो यही आपका एसोनेंस है. अगला देखो, ही, इट्स, ये, स्वीट, ट्रीट्स. ठीक है. इसमें यूज हो रहा है ई, हर में कॉमन है. इट्स में भी कॉमन है, स्वीट में भी कॉमन है, और ट्रीट्स में भी कॉमन है. तो ये क्या हुआ? ये आपका एसोनेंस का एग्जाम्पल हो गया. अच्छा, एसोनेंस पे ही बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा गया था सीटेट में, उसको आप खुद से सॉल्व करो. वीडियो पॉज करना और बताना कि इसमें से कौन सा जो है एग्जाम्पल है एसोनेंस का. ठीक है. और खुद अपने मन में सोचना.
2 मिनट के लिए वीडियो पॉज कर लो और बताओ कि कौन सा है इसमें। ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूँ। पहला जो आपका एग्जाम्पल है, माई म्यूजिक क्लास इज सो राउडी डैट इट इज लाइक अ सर्कस, राइट। दूसरा है ब्रिंग द बंस फ्रॉम द बेड बॉक्स। तीसरा है शाइन ब्राइट लाइक अ डायमंड। एंड चौथा जो आपका है द बी वेंट बज। अब बताओ इसमें से कौन सा एसोनेंस का एग्जाम्पल है। मैंने आपको बताया कि रिपीटेड वॉवेल साउंड जिस सेंटेंस में भी आए और सेम वॉवेल, उसको एसोनेंस कहते हैं। अब देखो कि माई म्यूजिक क्लास इज सो राउडी, इसमें माई में कौन सा एसोनेंस है, मीन्स कौन सा वॉवेल है, नहीं है। म्यूजिक में यू और आई है, सही बात है। क्लास में ए है, पर क्या दोनों सिमिलर है, नहीं है। सो राउडी, सो और राउडी में ओ है, ठीक है। डैट पे फिर ए आ जाता है, फिर वॉवेल चेंज हो जाता है। इट में आई वॉवेल है पर चेंज है। इज आई, एल आई के ई, लाइक आई, फिर ए वॉवेल है। सर्कस आई यू, मीन्स बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉवेल्स यूज हो रहे हैं एक ही सेंटेंस में, तो ये आपका एसोनेंस का एग्जाम्पल नहीं होगा। ब्रिंग द बंस फ्रॉम द बेड बॉक्स। अच्छा भाई, बी तो बार बार यूज हो रहा है, पर बी क्या वॉवेल है, नहीं, बी वॉवेल नहीं है, बी कॉन्सोनेंट है, तो ये आपका एसोनेंस का एग्जाम्पल नहीं होगा। अगला देखो, शाइन ब्राइट लाइक अ डायमंड। यस, मुझे कुछ इसमें अच्छा ही दिखाई दे रही है। शाइन ब्राइट लाइक अ डायमंड, मुझे इसमें दिखा, क्या दिखा, मुझे इसमें आई दिख रहा है। शाइन में भी आई दिख रहा है, ब्राइट में भी आई दिख रहा है, लाइक में भी आई दिख रहा है, डायमंड में भी आई दिख रहा है। मीन्स इसमें 5 वर्ड हैं एक सेंटेंस में, शाइन ब्राइट लाइक अ डायमंड। ए को छोड़ दिया जाए तो 4 में मुझे सेम ही दिख रहा है, मीन्स मैक्सिमम। एक रेशियो जो है सेंटेंस के, एक सेंटेंस में अगर 5 वर्ड है, अगर उसमें 4 आपको एक ही तरीके के दिख रहे हैं, मीन्स वही एसोनेंस है। आप फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, यू आई, एक सेकेंड, ये रहा। इसमें यू आई यूज हो रहा था, यहाँ भी आई यू यूज हो रहा है, पर देखना चेंज है। ये पहले में यू आई हो रहा है, दूसरे में आई यू हो रहा है, चेंज है। एस ओ ओ, दो अलग अलग यूज हो रहा है, 2 बार, 1 2, आई 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 4 बार यूज हो रहा है। लाइन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वर्ड का सेंटेंस है, उसमें 4 ही बार यूज हो रहा है, बाकी में डिफरेंट डिफरेंट, तो वो तो होगा नहीं, देखिए वही गड़बड़ आ गया। यहाँ देखो ये सिमिलर साउंड भी कर रहा है, पहचानने का तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे नियर बाई सेंटेंसेज आपको दिए जाएंगे, तो उसमें पहचानोगे कैसे, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे बिना प्रैक्टिस के। तो वैसे ही पहचानना कि 5 वर्ड है, अगर 5 में 4 आपका अगर सेम सिमिलर साउंड कर रहा है, सेम वॉवेल आ रहा है, तो आपको वही आंसर हो जाएगा। एक सेकेंड, पेन, हाँ, तो आपका ये सी जो है, आपका ये सी आंसर है, ठीक है। सॉरी, मेरे पेन को क्या हो गया, ये सी जो है आपका यही आंसर है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया हो। अब इस टॉपिक को चेंज करते हैं, एसोनेंस, आई होप कि आपका अच्छे से क्लियर हो गया हो। अगर आपका एसोनेंस क्लियर नहीं हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, जो भी आपका प्रॉब्लम होगा मैं कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर दूंगा। प्लस अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम ग्रुप पे, टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, आप प्लीज़ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है यूफेमिज्म। इधर यूफेमिज्म क्या होता है, जब आप किसी वर्ड्स को रफली ना बोल के सॉफ्टली बोलो, उसको यूफेमिज्म कहते हैं। मीन्स कि आप अगर किसी को कह दो तुमसे घटिया इंसान तो मैंने कभी देखा ही नहीं है, यार तुम अच्छे नहीं हो, इन दोनों में कौन सॉफ्टवेयर साउंड कर रहा है। आई नो कि दोनों जो है खराब ही बोल रहा है, पर दोनों में कौन ज़्यादा सॉफ्टवेयर आपको दिख रहा है, तुम बहुत घटिया इंसान हो वो, या तुम यार अच्छे इंसान नहीं हो, ये ऑब्वियसली तुम अच्छे इंसान नहीं हो।
ये सॉफ्ट है। तो यही है यूफेमिज्म। यूफेमिज्म क्या है कि मीन्स किसी को ब्लंटली ना बोल के उसी वर्ड्स को सॉफ्टली करके बोलना, उसको यूफेमिज्म कहते हैं। जैसे माई गोल्ड फिश पास्ट अवे, यहाँ पे इस पिक्चर पे देखो, माई गोल्ड फिश पास्ट अवे, पिक्चर पे देख रहे हो, इट डाइड। अब पास्ट अवे सुनने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि इट डाइड अच्छा लग रहा है? ऑब्वियसली पास्ट अवे। अगर किसी को बोलोगे कि उसका जो फेवरेट चीज़ है, उसने जो पेट पाल रखा था फेवरेट या बर्ड या जो भी फिश पाल रखा था, उसको बोलोगे कि इट डाइड, उसको बुरा लगेगा। पर उसको बोलोगे कि पास्ट अवे, तो बुरा तो तब भी लगेगा पर थोड़ा कम लगेगा। यूफेमिज्म का ये चच्चा को देख रहे हो हैं, ये जो जिसका मुंडी हिल रहा है और बाहर आ रहा है, सर क्या कहते हैं इसको? क्योंकि यहाँ मेरे मेनली ऑडियंस जो है वो बिहार और यूपी से आ रहे हैं, इसलिए मैंने मुंडी वर्ड का यूज़ किया। सो अगर कोई ऑडियंस स्ट्रीट से देख रहा है तो प्लीज़ डोंट बी ऑफेंडेड, ठीक है? तो यही आपका यूफेमिज्म है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। For example, instead of saying someone has died, one might say they have passed away or gone to a better place. Same example कि अगर कोई मर जाए तो उसको ये कहने का कि he or she passed away rather than he died, okay, या gone to a better place. अगले एग्जाम्पल देखो, अगले एग्जाम्पल में क्या आता है? instead of saying someone is unemployed, one might say they are between jobs or looking for work. मीन्स कि अगर कोई किसी को आप ये कह दो, जो आप लोगों में से बहुतों का कंडीशन अभी होगा, ठीक है, कि कोई आपको कहता होगा कि अरे ये तो बेरोजगार है। हाँ, वो बेरोजगार शब्द सुनने में बुरा लगता होगा। तो पर अगर वही कोई कह दे कि मेरा बेटा, मेरा भाई अभी जॉब तलाश कर रहा है, ही इज लुकिंग फॉर वर्क, तो वो सुनने में अच्छा लगता है, या वो अब जॉब पाने वाला है कुछ दिनों में। अगर ऐसा कोई कहे तो अच्छा लगेगा। इसके बाद या वो ये कहे कि अनएम्प्लॉयड है, कौन अच्छा लगेगा? ऑब्वियसली लुकिंग फॉर वर्क, ये सुनने में ज़्यादा अच्छा लगेगा कानों को। बिटवीन जॉब्स, ये आपके सुनने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा आपको भी। अगला देख लो, इंस्टेड ऑफ सेइंग समवन इज ओवरवेट, वन माइट से दे आर बिग बोन और प्लीजिंगली प्लम्प। इसका सिंपल से मीनिंग ये है, आपने देखा है कई मोटे लोग होते हैं, हाँ, उनको सब चिढ़ाते हैं पर कि तुम तो मोटे हो मोटू 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 ऐसे करके, तो उनको सच्ची उनकी सेंटीमेंट को बुरा लगता है, उनकी भावनाएं आहत होती है। तो और कुछ लोग होते हैं तो मोटू की जगह क्या बोलेंगे, अरे तुम तो मेरे गुलमुल हो, अरे गुल 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 गुल, उनका गाल पकड़ के। तो सुनने में कौन ज़्यादा अच्छा लग रहा है? मोटा ये मोटू इधर सुन, क्या ये गुलगुल इधर सुनो, गुलगुल ना। तो यही आपका जो है यूफेमिज्म है। मीन्स कि किसी आदमी को कोई किसी बात का बुरा ना लगे और आप अपने शब्दों को भी कह दो, ठीक है, आप अपनी भावनाएं भी दर्शा दो, पर उसको, उस इंसान को उस बात का बुरा भी नहीं लगना चाहिए। सो आपका जो टोन होगा वो सॉफ्टर टोन यूज करोगे रेदर देन रफ वन, ओके। सो ये आपका यूफेमिज्म का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। अब आते हैं अगले एग्जाम्पल पे। अगला जो है हमारा आयरनी। आयरनी क्या है? आयरनी कैन बी डिफाइंड एज when the actual meaning is the complete opposite from the literal meaning. मीन्स कि जो आप बोल रहे हो उसका तात्पर्य कुछ और निकल जाए। आप बोल तो रहे हो, आप बोल, जैसे यहाँ एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से ज़्यादा से समझ में आएगा। यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है, दिस इज माई ब्रिलियंट सन हु फेल्ड आउट ऑफ कॉलेज, ठीक है। अगर मान लो ये ब्रिलियंट सन है तो फेल कैसे हो सकता है? दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं लग रहे हैं कि ब्रिलियंट भी कह रहा है और कह रहा है कि मेरा बच्चा फेल भी कर गया। मीन्स बोल तो कुछ और रहा है पर उसका मीनिंग कुछ और निकल रहा है। शी इज अ ग्रेट सिंगर हु सिंग्स लाइक अ क्रो। बताओ भैया, अच्छा सिंगर हो के वो कौवा की तरह कैसे गा सकता है? मीन्स यहाँ क्या कर रहे हैं? ताना मार रहे हैं, हाँ, व्यंग कर रहा है। बोल कुछ रहा है पर उसका मीनिंग कुछ अलग निकल रहा है, ठीक है। शी इज अ ग्रेट सिंगर, वो बहुत अच्छी सिंगर है जो कि कौवा की तरह गाती है। मीन्स वो क्या बोल क्या रहा है
कि वो बहुत ही अच्छे सिंगर है, पर इसका मीनिंग क्या निकल रहा है कि वो बहुत ही घटिया सिंगर है जिसकी आवाज़ कौवे की तरह है। ठीक है, तो दो डिफरेंट मीनिंग निकल रहा है। इसका जो है अगले पे आते हैं, ये सब आपको पढ़ना नहीं है, ये सब मैंने किसी दूसरे के लिए बना रखा था। खैर, पर आप इसका एग्जाम्पल देके समझ सकते हो। इसका एक सेकेंड देना, इसका एग्जाम्पल देखो आप, अ फायर स्टेशन बर्निंग डाउन। अच्छा, एक बात बताओ, फायर स्टेशन जो होता है वो तो बुझाने के काम आता है, वो बर्न कैसे कर सकता है? दोनों आयरनी नहीं है, जो बुझाने के काम आता है आज वही खुद जल रहा है, एकदम आयरनी है, मीन्स दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो यही आपका आयरनी इसको कहते हैं। जैसे अगला एग्जाम्पल देख लो, ग्रेट वेदर वी आर हैविंग ड्यूरिंग अ रेन स्टॉर्म। ठीक है, वो एक बात बताओ, जब रेन स्टॉर्म चल रही हो, मीन्स बारिशों की आंधी आ रही हो, मीन्स दिखता नहीं हो कि बहुत तेज बारिश आ रही है, बहुत तेज, कोई सुनामी टाइप होता है या कुछ भी वैसा बे ऑफ बंगाल में आता है तूफान, तो क्या होता है? हेवी रेन स्टॉर्म होता है। तो बताओ यार, इसमें तो कैसे कैसे हो सकता है अच्छा वेदर? वो तो तूफान है, वो तो कितने चीज़ों का नुकसान करेगा। ये आपका आयरनी है। ठीक है, इसी को आयरनी कहते हैं। जैसे अगला एग्जाम्पल देखो, व्हेन द ऑडियंस नोट्स द किलर, थर्ड में देखना ड्रामेटिक आयरनी में। मेरा पेन मूव नहीं कर रहा तो एडजस्ट कर रहा थोड़ा सा। हाँ, इन अ हॉरर मूवी व्हेन द ऑडियंस knows the killer is hiding behind a door but the character does not। मीन्स कि कोई मूवी चल रही हो, उसमें जब आप देखते हो कि अरे यार, मुझे तो पता है कि जो विलन है वो सीन वहाँ पीछे खड़ा है, पर वो सोचो जो कैरेक्टर निभा रहा है, जो फिल्म में हीरो है, उसी को ये पता नहीं है कि विलन का है, वो विलन खोज रहा है, पर हम लोग ऑडियंस होते हुए भी दिख रहा है। तो ये क्या है? ये आयरनी ही तो है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने अगले एग्जाम्पल, अपने अगले फिगर ऑफ स्पीच पे, जो है कि पैराडॉक्स। पैराडॉक्स क्या होता है? पैराडॉक्स इज अ लिटरेरी डिवाइस दैट यूज अ स्टेटमेंट और सिचुएशन दैट appears to be self-contradictory or absurd, but upon further examination reveals a hidden truth or meaning। मीन्स ये लड़कियों में काफ़ी देखा जाता है। अगर वो गुस्सा होंगी तो वो क्या बोलती है? अरे मैं ठीक ठीक हूँ, ठीक हूँ, ठीक हूँ, ठीक हूँ। पर उनको जब 50 बार मनाओ, 100 बार मनाओ, तब जाके सच बताती है कि क्या उनका प्रॉब्लम है, किस बात से उनको बुरा लगा। होता है ना, लड़कों को काफ़ी एक्सपीरियंस होगा इन सब चीज़ों का। ठीक है, तो ये क्या है? ये पैराडॉक्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, जब आप उसमें डीपली रिसर्च करते हो तब जाके आपको उसका आंसर मिलता है। जैसे चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, यहाँ एग्जाम्पल देख रहे हो? ये एग्जाम्पल किस चीज़ का है? ऐसा कैसे हो सकता है कि बच्चा जो है फादर हो किसी आदमी का? नहीं हो सकता है ना। पर इसका जब डीपली अध्ययन करोगे, डीपली इसको स्टडी करोगे, तो इस मीनिंग का समझ में आएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। द बिगिनिंग ऑफ द एंड, ये क्या कैसा सेंटेंस है कि द बिगिनिंग ऑफ द एंड? इसको डीपली रिसर्च करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि अच्छा, जो अब फिल्म में कहते हैं, फिल्म में क्लाइमैक्स, अब क्लाइमैक्स स्टार्ट हो गया है, मीन्स कि अब एंड की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, अंत की ओर बढ़ रहे हैं, उसका डीपली मीनिंग होता है। खैर, यहाँ तो बस एक एग्जाम्पल है, जब इसका एक कॉन्टेक्स्ट होगा, एक सिचुएशन बेस्ड होगा, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक सिचुएशन बेस्ड मैंने आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल दिया लड़कियों का। ऑफ लाइट ही चला गया, तो इसमें ही अभी आप काम चला लो। आई होप कि दरवाज़ा खोल देता हूँ ताकि आपको रोशनी ज़्यादा है। एक सेकेंड रुक जाना, आप दरवाज़ा खोल दो। हाँ, आई होप कि मैं अभी आपको ज़्यादा अच्छे से दिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका पैराडॉक्स का एग्जाम्पल हो गया। अगला है हमारा अंडरस्टेटमेंट। अंडरस्टेटमेंट क्या होता है? तो अंडरस्टेटमेंट कुछ नहीं है, अगर किसी ने कोई चीज़ कहा तो आप उसको लेस मीनिंगफुल बना देने को अंडरस्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, बाहर का साउंड काफ़ी आ रहा है, आई थिंक कि दरवाज़ा बंद ही कर देना चाहिए। Understatement is a figure of speech that intentionally represents something which is less important or less significant than it actually is। इसका क्या मतलब है कि अगर कोई इंसान कोई शब्द बोल रहा है तो आप उसको उसको कुछ ऐसे इस तरीके से बोले
कि वो लेस मीनिंगफुल बन जाए। जैसे एग्जाम्पल देखो, इट्स अ बिट चिली व्हेन इट्स फ्रीजिंग कोल्ड आउटसाइड। अगर आप अपने घर में देखना कि अगर आपको अपने छोटे भाई बहन से कहा जाए कि सर आप जाके सर सॉरी भैया या भाई बहन जाके बाहर से चिप्स ले आओ, कुरकुरे ले आओ, जबकि बाहर बहुत ठंड है, तो आप उसको ऐसे बोलोगे कि यार बाहर तो बहुत ठंड है, मैं नहीं जा सकता, तुम जाके ले आओ। कभी आप ऐसा नहीं कहोगे। आप उसको क्या कहोगे? आप कहोगे अरे थोड़ा बहुत ही तो ठंड है, जाके ले आओ ना, अभी मैं बस काम कर रहा हूँ इसलिए नहीं ला रहा हूँ। आपने ठंड जो इतनी चिली ठंड मतलब इतना ठंड था उसको भी आपने इतना छोटा बना दिया कि थोड़ा ही तो ठंड है, क्या दिक्कत है, जाके चिप्स ले आओ। ये आपका क्या हुआ? ये आपका अंडरस्टेटमेंट का एग्जाम्पल हुआ। अच्छा यहाँ देखो, इस पिक्चर में देखो दो लोग झगड़ा कर रहे हैं, ठीक है, पर ये बंदा आके तीसरा क्या कह रहा है कि आई एम सेंसिंग सम टेंशन बिटवीन यू। मीन्स कि थोड़ा ही टेंशन तो फील कर रहा हूँ मैं आप दोनों के बीच। भाई वहाँ गले पकड़े हुए हैं, मारपीट होने वाला है, रोको उसको। तो ये क्या है? इतने मतलब इतना हाइपर टेंशन है वहाँ, उसको इतना मीनिंग मतलब इतना लेस इंपॉर्टेंट बना दिया उस शक्ल को कि थोड़ा बहुत टेंशन है यार, छोड़ दो ना, क्या लड़ाई कर रहे हो। हाँ, तो किसी भी चीज़ को जब कोई बहुत मीन्स क्या हो इसको, जब कोई चीज़ बहुत हाई लेवल पे हो और उसको आप लेस इंपॉर्टेंट करके बताओ तो उसी को अंडरस्टेटमेंट कहते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि बहुत ठंड है, उसको आपने बोल दिया बीच चिली, थोड़ी ठंड है। जैसे बाहर बहुत गर्मी है, आप कह दो कि थोड़ी ही बहुत तो गर्मी है, क्या ही दिक्कत है। अगर आपके एग्जाम में 89 ही आते हैं, 90 नहीं आ पाते हैं, तो आप कहोगे क्या हुआ, अरे एक ही नंबर से तो फेल किया, थोड़ी ना 10 नंबर से फेल किया, ऑल दो फेल मीन्स फेल। अगर आपके 91 नंबर आते हैं, आप पास कर जाते हो, एक ही नंबर से पास करते हो, और किसी का 120 आता है, वो भी आपसे कई गुना में 30 नंबर के आपसे ज़्यादा है, फिर भी आप क्या कहोगे, क्या ही फायदा, मैं भी पास तुम भी पास, इससे जॉब थोड़ी मिल रहा है। तो यही अंडर स्टेटमेंट हो जाता है कि आप सामने वाले की बातों को लेस इंपॉर्टेंट बना देते हो, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने अगले एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल ये अगला फिगर ऑफ स्पीच पे। अगला फिगर ऑफ स्पीच क्या है? सीनी डोके, इसको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, याद रखना, सीनिक डोके, ठीक है। फिर से कह रहा हूँ, सीनिक डोके, सीनिक डोके, क्योंकि कई बार आपसे कभी टीचिंग इंटरव्यू देने जाओगे तो वहाँ पूछ लेते हैं कि आप इसके बारे में बताओ, तो आप कई लोग जो ऐसे होते हैं बोल ही नहीं पाते हैं सीनिक डोके, ओके। अच्छा, सीनिक डोके क्या होता है? पेडागोजी में आपने पढ़ा होगा गेस्टाल्ट लॉ। गेस्टाल्ट लॉ क्या होता था कि कोई छोटी चीज को एज अ होल दिखाता था, ठीक है, कुछ ऐसा ही था। मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है कि वो होल को एक छोटा दिखाता था कि छोटे से होल दिखाता था, तो आप कंफर्म हो लेना, पर मुझे लगता है कि एज अ एक छोटी चीज को एज अ होल करके वो समझता था, ठीक है। तो यही है सीनी डोके में भी। मीन्स कि अगर कोई बड़ा चीज़ है जैसे कार है, तो कार को ये क्या कह देगा कि ए यू हैव अ नाइस पेयर ऑफ व्हील्स। व्हील्स किसको यहाँ दर्शा रहा है? क्या व्हील्स दर्शा रहा है? कार को, ठीक है। ऐसे ही क्या देगा, आपको दूसरा एग्जांपल देख लो, तो आपको कहा जा सकता है यू हैव अ नाइस वुडन ग्लास ऑफ हाउ होम। अब वुडन ग्लास ऑफ होम का क्या मतलब है? मीन्स कि वो पूरे के पूरे आपके जो जितने भी घर में जो विंडो लगे हैं ना, जितने भी आपके ये लकड़ी के लगे हैं फर्नीचर, तो उसको कहना है कि ये सारे आप में आपके घर में काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो ये आपका सीनिक डोके का एग्जाम्पल हो गया। अगला देखते हैं सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म तो आप लोगों को बड़े अच्छे से पता होगा, इसमें कुछ बताने वाला है नहीं। जब आपको किसी को प्रपोज करना होता है, अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड या अपने हस्बैंड या वाइफ को, तो आप क्या करते हो? रोज देते हो। वो रोज क्या है? वो एक लव का सिंबल है। क्या है? लव का सिंबल है। आपको किसी को ब्यूटीफुल कहना का रहता है, तो आप क्या ऐसे कहते हो उंगली से, वाह यू आर लुकिंग, ऐसे कह के? ये क्या है? ये एक सिंबल है कि आप बहुत बढ़िया दिख रहे हो। एक इसका एक खूबी, खूबी को क्या दर्शाते हैं? खूबी को दर्शाते हैं डेथ या मॉर्टेलिटी से, ठीक है। वैसे रेड कलर, रेड कलर को किस चीज़ से दर्शाते हैं? लव और डेंजर से। तो ये क्या है? एक सिंबलिज्म का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। आई होप कि आपका सिंबलिज्म क्लियर हो गया होगा। अगला है एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी क्या होता है?
मीन्स कि मैं बोलूँ कुछ, उसका मीनिंग निकले 50 तरीके का, कोई कुछ समझे, कोई कुछ समझे, कोई कुछ समझे, और क्या हो जाए, पूरा का पूरा कॉन्ट्रोवर्सी हो जाए। मैंने कहा ही इज अ डक। अब डक मीन्स क्या, ही इज अ जीरो, ही इज अ बर्ड, ही इज अ बेंड, व्हाट डज डक मीन्स हियर। मैंने क्लियरली कुछ नहीं कहा, मैंने कहा ही इज अ डक। अब हर एक अलग अलग लोगों का अलग अलग इंटरप्रिटेशन होगा। जैसे आप कोई रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ, आपने कई बार सुना होगा, ओ दिस प्ले गॉन आउट ऑन डक, 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 ही गॉट आउट डक 3 टाइम्स, लाइक सूर्य कुमार यादव हुए थे ना हाल ही फिलहाल में 3 बार, उसी तरीके से। तो डक क्या, बर्ड, बर्ड पे आउट हो गए, नहीं, डक मीन्स जीरो। बर्ड, बर्ड एक पक्षी है, पक्षी को भी डक कहते हैं, जीरो पे जो आउट होते हैं या जीरो को भी हम लोग ऐसे डक ही कहते हैं। तो ये एक, इसी को एम्बिग्यूटी कहते हैं कि एक ही सेंटेंस के 50 अलग मीनिंग निकले तो उसको एम्बिग्यूटी कह देंगे, ठीक है। यहाँ देख लो, आई सॉ अ बैट, एग्जाम्पल देख लो, ये वही बैट है जिसने कोरोना वायरस फैलाया था, ठीक है, और जिसने आपको घर पे 2-3 महीने, तो 3 महीने क्या, आई गेस 6 महीने के अप्रॉक्स घर पे अकेले आपको बैठने को मजबूर किया था। और वही बैट है जिस बैट के थ्रू आप खेले भी उस 6 महीने में। तो बैट सेम है, एक आदमी बैट वर्ड यूज कर रहा है, पर उस बैट वर्ड का 2 डिफरेंट मीनिंग है, एक खेलने वाला बैट, एक बीमारी फैलाने वाला बैट, ठीक है। कॉल मी ए कैब, ओके यू आर ए कैब, दोनों कैब ही यूज कर रहे हैं। तो ये एक कैब का मतलब क्या है, एक रुकने कह रहा है, एक कह रहा है ओ तुम ही कैब हो, कैब ड्राइवर को कैब बोल रहा है। तो क्या हुआ, अलग अलग लोगों का अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो गया, यही आपका एम्बिग्यूटी है, ठीक है। अगला है मेटोनीम। अच्छा, मेटोनीम क्या होता है, एक ऐसा वर्ड जो कि सिंबलाइज करे किसी चीज़ को, ये सेम जो अभी आपने पढ़ा था सिंबोलिज्म में, ये वैसा नहीं होगा, ठीक है। ये सिंबोलिज्म में तो होता है कि ये अनकहा हुआ एक वर्ड है, एक अनकहा वर्ड है, पर यहाँ पे एक वाइट हाउस, ठीक है, व्हाइट हाउस आप किसको कहते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका का जो हाउस होता है उसको कहते हैं व्हाइट हाउस। हाँ, अ फिगर ऑफ स्पीच कंसिस्टिंग ऑफ द यूज ऑफ द नेम ऑफ वन थिंग फॉर दैट फॉर अनदर ऑफ विच इट इज एन एट्रीब्यूट और विच इट इज एसोसिएटेड। इसका मीनिंग क्या है, इसकी कोई ऐसा जगह, कोई ऐसा चीज़ जो उसका, जिससे उस जगह को या चीज़ को दर्शाया जाए। जैसे प्रेसिडेंट, अमेरिका के प्रेसिडेंट हाउस को क्या कहते हो आप, कहते हो, क्या कहते हो, व्हाइट हाउस। आप किसी को कहते हो ना ये तो ब्लू ब्लड है, ब्लू ब्लड से क्या मतलब कि उसमें रॉयल ब्लड है, रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है। अच्छा, क्राउन, क्राउन मीन्स क्या होता है, क्राउन मीन्स तो होता है जो आप राजा महाराजा को देखते होगे पहने हुए सर के ऊपर ताज। पर क्राउन से क्या कहा जाता है, क्राउन मीन्स किंग। आजकल किंग या क्वीन को हम लोग क्राउन कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि वो ताज मुकुट पहनते हैं। पर क्राउन का असली मीनिंग क्या है, ताज मुकुट। तो ये आपका मेटोनीम हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, और आपको कुछ और भी प्रॉब्लम हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा, इसका पूरा का पूरा पीडीएफ, आप वहाँ पे ज्वाइन हो लेना, और जो क्वेश्चन होगा आप मुझे पर्सनली भी टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में जो है मैं आपको बताऊँगा पैराग्राफ, क्या पैराग्राफ को आप कैसे सॉल्व करोगे एग्जाम में, क्योंकि वहाँ जो है बहुत कम टाइम मिलता है, ठीक है, पैराग्राफ सॉल्व करने के लिए। मीन्स आपको मुश्किल से 10 से 15 मिनट मिलेंगे, उसमें आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं, और पैराग्राफ एक अच्छा खासा लंबा चौड़ा होता है। तो उसको पढ़ के हर बार आप पैराग्राफ नहीं पढ़ोगे, एक क्वेश्चन बनाया फिर पैराग्राफ पढ़ा, दूसरा क्वेश्चन बनाया फिर पैराग्राफ पढ़ा, नहीं, वो कैसे बनाते हैं मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। अब मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आज तो लाइट ने गड़बड़ी कर दी, कोई नहीं, अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कि हम लोग अच्छे से देख सकें। इस वीडियो में लाइट की गलती के लिए मैं माफ़ी आपसे मांगता हूँ। अब मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो आप हम लोगों के साथ लास्ट तक बने रहते हो।
लास्ट तक बने रहोगे, इट सिंपली मीन्स कि आपके 120 नंबर फिक्स होंगे। ठीक है, टिल देन हैव अ नाइस डे, हैव अ हैप्पी फ्यूचर।